So, friends, you must have heard about the foreign funds are sometimes allegedly used to enhance the progress in the country. They are sometimes used to enhance communalism, casteism, and hatred in our country. So that's why a scrutiny is essential on the inflow of the foreign funds in India. दोस्तों आपने सुना ही होगा कि विदेशों से भारत में जो फंड एनजीओ को मिलता है उसका कई बार तो सदुपयोग होता है, लेकिन बहुत बार इसका दुरुपयोग भी होता है और इसका उपयोग भारत के विकास को कई बार रोकने के लिए होता है, लोगों की भावनाओं को भड़काने के लिए होता है और भारत में कई बार संप्रदायवाद को बढ़ाने के में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों इसी लाइन में आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दैट फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2020। So before starting the topic, I would like to share with you कि we are going to start the batches for UPSC and MPPSC. They are 1 year, 2 year and 3 year integrated courses which covers the prelims, the mains and the interview. So if you want to get success in the competitive exams in the field of civil services, you should join our batches. And there is a state of art facility in Unique IS Study Circle. So dear friends, so let us start the Foreign Contribution Regulation Amendment Bill. So if we say why in news, so FCRA Amendment Bill is passed by the Indian Parliament and now it's awaiting to the President to give his assent. And maybe by the time you will watch and listen my video, maybe it may turn into an act. तो अभी तो ये विधेयक है, जिस दिन मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज 3 अक्टूबर 2020 है और जैसे ही राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिलेगी तो ये अधिनियम के रूप में आपको दिखाई देगा। सो द बिल अमेंड्स द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 रिगार्डिंग द एनजीओ। तो इसके पहले जो बेसिकली फॉरेन कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता था FCRA 2010 यानी 2010 में बना हुआ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसी 2010 के एक्ट में ही कुछ परिवर्तन किए गए हैं एनजीओ से संबंधित। एंड FCRA 2010 used to regulate the acceptance, utilization of foreign contribution or say the hospitality for the purpose which is detrimental to the national interest or our country. तो अब जो है 2020 में कुछ और भी प्रावधान जोड़ दिए गए हैं FCRA 2010 में। सो व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ द FCRA 2020? सो दोस्तों पहला जो बड़ा सुधार है, now Aadhaar has been made mandatory identification for all the office bearers of the NGO or an association seeking foreign donation. दोस्तों क्या होता था, देश में जो एनजीओ हैं बहुत से फर्जी नाम डाल देते थे और फर्जी एनजीओ थे और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लिया करते थे। तो वो चीज़ गवर्नमेंट अब ख़त्म करना चाह रही है और गवर्नमेंट का कहना है कि जितने भी ऑफिस बीरर होंगे उनको आधार मैंडेटरी कर दिया गया है। तो एक बड़ा वेलकमिंग स्टेप है ये। And the foreign contribution can now be received only in an account designated by the bank as FCRA account in the branch of State Bank of India, New Delhi. दोस्तों इसके पहले जो थे फॉरेन डोनेशन किसी भी बैंक खाते में ली जा सकती थी। अब एक बहुत बड़ा बदलाव है कि दिल्ली में स्टेट बैंक में FCRA अकाउंट खोलना पड़ेगा और वहीं आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले सकते हो। तो दोस्तों इससे सरकार एक पैनी दृष्टि रख सकेगी कि जो भी विदेशी कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं वो भारत के हित में ही आए। भारत को अनस्टेबल करने के लिए, यहाँ कम्युनलिज्म पैदा करने के लिए और यहाँ जो है विकास के चक्र को रोकने के लिए उनका उपयोग ना हो। सो डियर फ्रेंड्स, दिस स्टेप विल प्रोवाइड एन इनसाइट आई to the government
because now the government can better regulate the State Bank of India New Delhi FCR accounts, and the money which is being coming through the foreign donations in the country, government can see that it should be used to promote the development in our country rather than to disunite the country. Another big change, limiting the administrative expenses drawn from the foreign donation to 20% as against the current 50%. दोस्तों एनजीओ पे इल्ज़ाम लगता था कि वो जो फंडिंग ले रहे हैं वो उस बात पर उसका खर्चा नहीं करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ों में खर्चा उसका शो करते थे, और ऐसा बोला जाता था कि इस तरह से वो डंडी मार लेते थे। तो अब सरकार ने क्लियर कर दिया कि आप जिस काम में लगे हो लगभग 80% खर्चा आपको उसी काम में करना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस है आपके 20% से ज़्यादा नहीं हो सकते। सो दोस्तों, इट्स ए वेलकमिंग स्टेप। नाउ the NGO have to make expenditure on that field for which they are designed. जैसे कोई एनजीओ महिला और बाल विकास पर है तो उनको महिला बाल विकास पर अब 80% खर्चा करना होगा, और वो प्रशासकीय खर्चे जो इसको वो एयर कंडीशन खरीदना, गाड़ियाँ खरीदना इस रूप में कर लेते थे, अब सरकार ने लिमिट कर दिए कि 20% से ज़्यादा वो नहीं कर सकते। सो दोस्तों, इट्स ए वेलकमिंग स्टेप। Another big change, this amendment includes the public servant, that public servant cannot receive the foreign donation. तो जो भी लोक सेवक हैं, तो लोक सेवकों के अंदर गवर्नमेंट सर्वेंट तो आते ही हैं, like public, the term public servant and the term government servant are the two concentric circles. The inside circle is the government servant and the outside circle is the public servant. तो इस बिल में बात की गई है कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो डोनेशन नहीं लेंगे, और पब्लिक सर्वेंट कौन सा होता है, who is in the service or who is paid by the government, remunerated by the government for the performance of any public duty. So basically all government servants are public servants, but all public servants are not the government servant. तो अब जो भी समस्त लोक सेवक का फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकेंगे, बहुत अच्छी बात है। देन एक और बड़ा बदलाव है कि कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी इस एक्ट में चली आ रही हैं 2010 से, कि ऑल इलेक्शन कैंडिडेट्स, ऑल एडिटर्स और पब्लिशर्स ऑफ द न्यूज़पेपर, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पॉलिटिकल पार्टीज, दे कैनॉट एक्सेप्ट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो FCRA जो 2010 के समय से बहुत सी चीज़ें चली आ रही हैं वो इसमें कंटिन्यू रखी गई हैं कि जो भी उम्मीदवार अभी चुनाव लड़ रहे हैं, या समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल के जो एडिटर हैं या पब्लिशर हैं, या भारत में जो जज हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, देखिए गवर्नमेंट सर्वेंट टर्म 2010 से चला आ रहा है, लेकिन पब्लिक सर्वेंट जो टर्म है ये 2020 में जोड़ा गया है, और जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते हैं। एंड और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर हम बात करें कि ये वाई दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन डन, सो द इंडियन NGOs, the NGOs working in India, they were misusing such funds, and they were not following the regulatory regime of our country. तो बहुत सारे ऐसे NGO थे जो कि ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, जो भारत के जिसको हम कह सकते हैं इंटरेस्ट में नहीं था। आपने देखा होगा, हमने रशिया के सहयोग से साउथ में कुछ हम न्यूक्लियर प्लांट्स लेने आ रहे थे, तो बहुत सारे NGO ने उसको अपोज किया था, और अगर हम अंदर से झांकें तो वो सारे जो NGO थे कहीं ना कहीं अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन द्वारा फंडेड थे। डियर फ्रेंड्स, एट साउथ द इंडिया हैज़ ब्रॉट सर्टन न्यूक्लियर प्लांट्स, and these plants were basically supported by Russia. Since they were supported by Russia, so they were opposed by a number of Indian NGOs. And when the government inquired, so government found that the funding was done by the Ford Foundation NGO of USA. तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये भारत के जो विकास का जो रथ है उसको थामना चाह रहे थे, ये रेगुलेटरी रिजीम को भी फॉलो नहीं करते थे। तो अब इससे वो रेगुलेटरी रिजीम को ज़्यादा फॉलो करेंगे, भारत के नियमों को उनको मानना पड़ेगा, और करप्शन का गढ़ बने हुए थे बहुत सारे NGO, सारा खर्चा वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बना के वो अपना पैसा निकाल लेते थे, जिसको हम कहते हैं कि पिलफ्रेजेस लॉसेस वेयर वेरी मच। नाउ गवर्नमेंट ने उसको कर्व किया है।
सो इससे हमारे जो कंट्री का जो इंटीग्रिटी है और जो नेशनल यूनिटी है, सॉवरेनिटी है, उसको हम बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो काफ़ी फ़ायदे हैं इसके। अगर हम बात करें बिल का क्या क्रिटिसिज्म है, तो हम कह सकते हैं कि नाउ NGO हैव टू वर्क एट ए 20% कैप ऑन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर। सो नो दे हैव टू टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ज़्यादा होते ही हैं, तो उनको काम करने में दिक्कत आएगी। एंड बहुत सारे NGO तो हो सकता है अपने यहाँ के लोगों को जॉब से वो निकाल दे, रिट्रेंच कर दें, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी उससे बढ़ सकता है। Then the hypocrisy. On the one hand, the government invites the foreign direct investment, government invites the FII, that is foreign institutional investment in the country, but on other hand, the government regulates the foreign funding in Indian NGO. So isn't it the contradictory, isn't it the hypocrisy of the government? तो सरकार एक तरफ तो कहती है कि भारत में विदेशी धन आए, भारत के उद्योग धंधों में जब ऐसा विदेशी धन आता है तो उसको हम FDI कह सकते हैं, दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और विदेशी धन भारत के अगर शेयर मार्केट में आता है तो उसे हम FII कहते हैं। तो भारत एक तरफ तो भारत में विदेशी धन का आगमन बढ़ाना चाह रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर वो धन NGO में आता है तो सरकार उसको नियंत्रण करना चाह रही है। तो इसे हम क्या माने, सरकार की धुरी नीति माने या सरकार का पाखंड माने, ऐसा इसके आलोचकों का कहना है। Another criticism of the government is it is something like the government is bringing LPG, liberalization, privatization, and the globalization in economic front, but in the field of NGO is the government reviving the quota of permanent license Raj? तो ये भी इसका क्रिटिसिज्म है। देन इस जो बिल है इससे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है और दिस इज़ नॉट कॉम्पेटेबल विद द इंटरनेशनल लॉ। तो बहुत से इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस बिल को, बहुत जल्दी जो कि एक्ट बनने वाला है। और अगर हम वे फॉरवर्ड की बात करें, सो द न्यू बिल आफ्टर टर्निंग इनटू एक्ट विल एनहांस द ट्रांसपेरेंसी, it will enhance the accountability of the NGOs. Now they can work better for the welfare of the society. So it's a welcoming step. Thank you very much. Friends, I hope you have liked this video. Kindly share and subscribe it. Thank you very much.